और रेड शिफ्ट का मेन पर्पस है डेटा वेयर हाउसिंग के लिए। लाइक आपका बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है और यू वांट टू मैनेज दैट डेटा थ्रू एप्लीकेशन। कोई एक आपका एप्लीकेशन है और आपके नंबर ऑफ यूजर्स है जो वो एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो एक डेटा वेयर हाउसिंग के थ्रू क्या होगा, जो आपका जो मास्टर नोड रहेगा, जो लीडर नोड रहेगा, इट विल कनेक्ट टू द अदर नोड्स जिसमें भी अब अगेन डेटाबेस रहेगा और वो वहाँ से डेटा पुल करके आपके एप्लीकेशन के थ्रू वो यूजर्स को सर्व किया जाएगा। तो Amazon Redshift इज अ फुल्ली मैनेज्ड पेटाबाइट स्केल। फुल्ली मैनेज्ड का मतलब क्या होता है, इसकी जितनी भी चीज़ें सर्वर और जितनी भी सर्विस रहेगी उसको AWS मैनेज करेगा। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक बार AWS Redshift अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो ये सारा कुछ जो है AWS ही मैनेज करेगा। हमें ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये पेटाबाइट स्केल है, पेटाबाइट तक का इसका साइज हम लोग बढ़ा सकते हैं। डेटा वेयर हाउस सर्विस इन द क्लाउड, और डेटा वेयर हाउसिंग ये क्लाउड में हमें ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। तो Amazon Redshift ऑफर फास्ट क्वेरी परफॉर्मेंस यूजिंग सेम एसक्यूएल बेस्ड टूल। तो ये भी एसक्यूएल टाइप का ही है बिकॉज इट इज़ रिलेशनल डेटाबेस टाइप। तो इसमें जो क्वेरी होगी वो एसक्यूएल के थ्रू ही होगी। ओके, एंड Amazon Redshift क्लस्टर इज अ सेट ऑफ नोड्स। तो इसमें नोड्स रहेंगे, नंबर ऑफ नोड्स रहेंगे। एक नोड जो होगा वो मास्टर नोड रहेगा, जैसे इज अ लीडर नोड रहेगा, और वो बाकी के जो इसके मिनियन नोड रहेंगे उसके साथ में डेटाबेस कनेक्ट करके यूज करेगा। यू कैन अप्लाई सिक्योरिटी ग्रुप, एनक्रिप्शन एंड SSL कनेक्शन। तो ये जब डेटाबेस है इसमें रीच करने के लिए सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एनक्रिप्शन कर सकते हैं डेटाबेस का, और एक SSL कनेक्शन भी हम लोग सेटअप कर सकते हैं। दैट मीन्स सिक्योर सॉकेट लेयर हम लोग यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, सो दैट कि जो भी रिट्रीवल और फेच होगा डेटाबेस का वो सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू होगा, एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा डेटा। तो वो उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। वैसे इसमें स्नैपशॉट्स आर पॉइंट इन टाइम बैकअप ऑफ अ क्लस्टर। जब भी आप जो जब भी आप की रिक्वायरमेंट है बैकअप लेने की, उस टाइम पीरियड के लिए आप बैकअप ले सकते हैं। और इसको ऑटोमेटेड सेटअप कर सकते हैं। तो ऑटोमेटेड सेटअप में क्या होगा, जब भी डेटाबेस का बैकअप लिया जाएगा इन फॉर्म ऑफ स्नैपशॉट, वो स्नैपशॉट लेता है और उसका जो बैकअप रहेगा डेटाबेस का वो S3 के अंदर स्टोर किया जाएगा। And it is used in OLAP application. OLAP application is the meaning of online analytical processing application। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रही है उसके लिए डेटा वेयर हाउसिंग के लिए ये जो टाइप है डेटाबेस वो यूज़ करेगा। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये नंबर ऑफ यूजर्स है, दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर द डेटा थ्रू एप्लीकेशन, और ये कनेक्टेड है थ्रू ओलैप क्यूब जो एप्लीकेशन के साथ में कनेक्टेड है। और ये यहाँ से डेटा वेयर हाउसिंग के थ्रू ये डेटा फेच किया जा रहा है और नंबर ऑफ यूजर्स के पास में उसकी रिक्वेस्ट जा रही है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट हम लोग ये डेटाबेस टाइप से ले सकते हैं। नाउ लॉन्च Amazon Redshift। अब Amazon Redshift कैसे लॉन्च करते हैं AWS कंसोल में वो हम लोग देखेंगे। तो इसका फ्री टियर ही हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्री टियर के लिए व्हाट फ्री टियर गाइडलाइन सेज कि ट्राई Amazon Redshift फॉर 2 months फ्री। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको 750 आवर्स पर मंथ फ्री दिया जाएगा फॉर 2 month। ओके, इनफ आवर्स टू कंटिन्यूसली रन D2 लार्ज वाला इंस्टेंस आपको सेलेक्ट करना है। उसके साथ में आपको मिलेगी 160 GB ऑफ कॉम्प्रेस्ड SSD। ये फ्री टियर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको फ्री टियर में नहीं जाना है, आपका रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, आपका इंस्टेंस साइज आपको ह्यूज एनवायरनमेंट में लेना है, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बट दिस इज फॉर द फ्री टियर। अगर आप प्रैक्टिस के लिए चेक करना चाहते हैं तो आप फिर फ्री टियर में जा सकते हैं। लेट्स गो टू कंसोल। दिस इज माय AWS कंसोल। यहाँ पे हम लोग जाएंगे और Amazon Redshift ये वाला डेटाबेस मुझे बनाना है। इसमें हम लोग जाएंगे, क्रिएट क्लस्टर में क्लिक करेंगे। हमने
क्लस्टर का नाम हमें देना है, जो भी देना है, तो डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे है वो मैं ले रहा हूँ। उसके हम लोगों को सिलेक्ट करना है DC2 लार्ज वाला सिलेक्ट करना है। दिस इज़ फॉर फ्री टियर। तो इसमें क्या मिल रहा है हमें 1 GB का स्टोरेज मिल रहा है। ठीक है, ये सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद में कन्फिग्रेशन समरी यहाँ पे दिखाई देती है, D2 लार्ज विथ 2 नोड्स। तो मुझे अभी फिलहाल मैं 1 नोड का ही लूँगा। या नंबर ऑफ नोड्स आप क्रिएट कर सकते हैं, तो उसमें आउट ऑफ नंबर ऑफ नोड 1 विल बी द लीडर नोड, और बाकी के जो नोड्स रहेंगे दे विल हेल्पिंग टू द लीडर नोड टू गेट द डेटा। ठीक है, और इसमें ये D2 लार्ज जो इंस्टेंस है ये उसका कॉन्फ़िगरेशन है। और डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन में डेटाबेस का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी, जैसे स्टूडेंट नाम का मैंने डेटाबेस दिया है, उसमें इसका जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है वो यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड रहेगा। मास्टर यूज़र कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे एडमिन दे रहा हूँ, और उसका पासवर्ड आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ पासवर्ड नाम का ही मैंने पासवर्ड बना दिया। फिर क्लस्टर की जो परमिशंस है यहाँ पे, अब IAM रोल अगर कोई है, उस पर्टिकुलर IAM रोल के लिए इसको मैनेज करने के लिए आपको देना है तो वो दे सकते हैं। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आता है नेटवर्क रिलेटेड, VPC, डिफ़ॉल्ट सबनेट, ये सब आपको एक पर्टिकुलर सबनेट में रखना है, अवेलेबिलिटी जोन में रखना है, तो वो ऑप्शन यहाँ पे है। एनहांस्ड VPC राउटिंग कुछ करनी है तो वहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है। डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन में एनक्रिप्शन आपको इनेबल करना है नहीं करना है, वो ऑप्शन यहाँ पे, तो मैंने अभी यहाँ पे डिसेबल ही रखा है। मेंटेनेंस आपको कोई अगर सेट करना है तो यहाँ पे आप उसका टाइमिंग वगैरह सेट करके रख सकते हो, और उस टाइमिंग में आप मेंटेनेंस कर सकते हो। मॉनिटरिंग, तो क्लाउड वॉच के थ्रू इस डेटाबेस को मॉनिटर करना है या नहीं करना है, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ नो। और बैकअप ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, तो 1 डे और इनेबल करोगे तो वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसके स्नैपशॉट लेता जाएगा और उसको S3 में स्टोर करता जाएगा। यहाँ पे अभी मैंने डिसेबल ही लिया है। और यहाँ पे आप बोलोगे क्रिएट क्लस्टर, तो ये बोल रहा है DB नेम पैरामीटर मस्ट बी लोअर केस। तो DB नेम पैरामीटर यहाँ पे जो है इट शुड बी लोअर केस। क्रिएट क्लस्टर, the parameter master user password must contain at least 1 decimal digit। तो इसका जो पासवर्ड है उसमें पासवर्ड 1 कर देता हूँ। क्रिएट क्लस्टर, अब ये बोल रहा है कि क्लस्टर सबनेट ग्रुप डज नॉट एग्जिस्ट। तो नेटवर्किंग वाले सेक्शन में हमें सबनेट ग्रुप बनाना है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है हमें, पर यहाँ पे क्लस्टर सबनेट ग्रुप बनाना पड़ता है। यहाँ पे जाके सबनेट ग्रुप हमें एक बनाना पड़ेगा और वो इसके अंदर असाइन करना पड़ेगा। लेट्स क्रिएट क्लस्टर ग्रुप। डिफ़ॉल्ट में दे देता हूँ VPC, हमारा डिफ़ॉल्ट VPC है। अवेलेबिलिटी जोन में पहला वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसी अवेलेबिलिटी जोन में वो क्रिएट होगा। उसके बाद ऐड एटलीस्ट 1 EC2 सबनेट जो डिवाइड करके बनाया हुआ था वो सबनेट यहाँ पे ऐड करना है। क्रिएट सबनेट ग्रुप। डिस्क्रिप्शन, this is for Redshift। Before continuing, fix the above। ये तो दे दिया है हमने। ऐड सबनेट, ओके, ऐड नहीं किया था। क्रिएट क्लस्टर सबनेट ग्रुप में फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबनेट बन गया है। अब डैशबोर्ड में जाना है और क्रिएट क्लस्टर, यहाँ पे वापस फ्री टियर वाला सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ नोड 1, डेटाबेस का नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट, मास्टर यूजर इज एडमिन, पासवर्ड दे देता हूँ पासवर्ड 1। ठीक है, ये पासवर्ड है इसका। और क्लस्टर परमिशन सब डिफ़ॉल्ट रखना है। नेटवर्किंग में अब आके हमें, जब ये हम VPC सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सबनेट वगैरह सेलेक्ट कर लेगा। और जो हमने अवेलेबिलिटी जोन हमें सेलेक्ट करना था वो सिलेक्ट करना है।
डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन में डिसेबल ही रखना है, बाकी सारे ऑप्शन हमें एज इट इज़ रखने हैं डिफ़ॉल्ट वाले। अब क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा क्लस्टर रेडी हो गया है विथ वन नोड। एक नोड है ये मेरा, सिर्फ एक सर्वर है। और फिर अब इस जो सर्वर है इसका आप आपके एप्लीकेशन के साथ में कनेक्टिविटी कर दीजिए और आपका जो भी डेटाबेस है इसमें बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका समरी है, ये इसका डैशबोर्ड है। नाउ लेट्स गो अगेन एंड डिलीट दिस डेटाबेस। एक्शन, अभी मुझे डिलीट का ऑप्शन नहीं हो रहा है बिकॉज इट इज़ अगेन क्रिएटिंग स्टेट में ही है। जब ये क्रिएटेड हो जाएगा तो फिर हम लोग इसे डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेरी क्लस्टर, इसका खुद का शेल भी ये दे रहा है जहाँ से आप डेटाबेस को कनेक्ट करके यहाँ पे डालना पड़ेगा पासवर्ड और आपको कमांड लाइन मिल जाएगा। तो ये हम लोग जैसे ही डेटाबेस बनता है तो ट्राई करते हैं। स्टिल क्रिएटिंग। तो ये क्रिएटिंग में लेट्स मूव टू द स्लाइड, और जब ये क्रिएट हो जाएगा तब हम लोग इसको देख लेंगे कैसे कनेक्ट करना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो डेटाबेस टाइप है इज अ डायनामो डीबी के, इज अ नॉन सीक्वल डेटाबेस। तो इसमें कोई क्वेरी नहीं होती है, इसमें ये एसक्यूएल टाइप का डेटाबेस नहीं है। ओके, Amazon DynamoDB इज ए की वैल्यू एंड डॉक्यूमेंट डेटाबेस। ये डॉक्यूमेंट टाइप का डेटाबेस है, इसमें एक की वैल्यू रहती है और उसके अकॉर्डिंग ही उसकी के अकॉर्डिंग उसमें डेटा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग इसमें डेटा सर्च किया जाता है। टैबुलर फॉर्म में डेटाबेस होता है। इट्स अ फुल्ली मैनेज्ड। अगेन ये जो डेटाबेस है इसको AWS मैनेज करता है। मल्टी रीजन मल्टी मास्टर, मल्टी रीजन मतलब हर एक रीजन में हम इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। मल्टी मास्टर नंबर ऑफ नोड के साथ में ये डिप्लॉय कर सकते हैं। ड्यूरेबल डेटाबेस है विथ बिल्ट इन सिक्योरिटी, इसमें जो सिक्योरिटी है वो बिल्ट इन है, राइट। और बैकअप एंड रिस्टोर ये बिल्ट इन है। मेमोरी कैशिंग, इंटरनेट्स के एप्लीकेशंस, ये सब इसमें बिल्ट इन फैसिलिटी है। उसके बाद DynamoDB कैन हैंडल मोर देन 10 ट्रिलियन रिक्वेस्ट पर डे एंड कैन सपोर्ट पीक्स ऑफ मोर देन 20 मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकेंड। ओके, तो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट ये हैंडल कर सकता है पर सेकेंड की बात यहाँ पे कर रहे हैं वो लोग। उसके बाद DynamoDB इज अ सर्वरलेस, इसमें कोई सर्वर नहीं है। तो सर्वर नहीं है तो उसमें कोई पैच नहीं करना है, उसके सॉफ्टवेयर मैनेज नहीं करना है, ठीक है, कुछ इंस्टॉल नहीं करना है। तो इज अ फुल्ली मैनेज सर्विस। और इसका जो बैकअप है वो SSD बैक्ड रहेगा। सिंगल डिजिट मिली सेकेंड रिस्पॉन्स इसमें मिलता है। तो इज़ अ वेरी फास्ट डेटाबेस। और इसका जो यूज़ केस होगा लाइक गेम है कोई, और उसमें कोई पर्टिकुलर बंदे का स्कोर, वो गेम खेल रहा है और उसका स्कोर एक मिली सेकेंड्स में उसका स्कोर काउंट करके उसको उसका स्कोर उसे दिखाना, तो ये सारा चीज़ DynamoDB से ही पॉसिबल हो सकता है। तो इज़ अ काइंड ऑफ वेरी फास्ट डेटाबेस। और इसमें जो रेप्लिकेटेड मल्टी एजी ऑप्शन है, मतलब दो एजी के बीच में डेटाबेस रेप्लिकेट होता रहेगा। प्रोविजन थ्रूपुट रीड राइट के थ्रू इसमें प्रोविजन होता है, मतलब रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं इस डेटाबेस में। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे एक वेदर एप्लीकेशन है, राइट। और एक यूज़र है, तो फ्रंट एंड कोड फॉर वेदर ऐप होस्टेड इन S3। तो फ्रंट एंड जो भी कोड रहेगा वो S3 में होस्टेड रहेगा। और जो यूज़र है इज क्लिक टू गेट लोकल वेदर इंफॉर्मेशन, इसने कोई वेदर इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्लिक किया तो फ्रंट एंड आया S3 से, जो उसका बैक एंड रहेगा, जो वैल्यू रहेगी वेदर की, तो वो जाएगा API गेटवे के थ्रू, लैम्डा फंक्शन के थ्रू DynamoDB में, और यहाँ से वो उसकी वैल्यू लेकर के यूज़र को वो इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। तो इधर मिली सेकेंड्स में उसको रिस्पॉन्स मिलता है कि आज का वेदर ये है। वो कुछ बहुत सारे एप्लीकेशन है जो ऑटोमेटेड रहते हैं, जैसे हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस में हमें, तो उसमें जो भी वेदर वगैरह है वो हम लोगों को यही सारे डेटाबेसेस के थ्रू ही दिखाई देते हैं। तो
अभी जो डेटाबेस मॉडल है इन डायनामोडीबी में वो कैसा होता है, तो डायनामोडीबी में क्या होता है, टेबल होता है, इट इज अ टेबुलर डेटाबेस। तो उसके अंदर में आइटम्स होते हैं, ये जो एक फील्ड है, ये जो है ये इज अ आइटम, और एट्रीब्यूट्स इसको बोलेंगे। तो ये प्राइमरी की रहेगा, फर्स्ट कॉलम विल बी प्राइमरी की, और जो बाकी के जो कॉलम्स रहेंगे वो उसके एट्रीब्यूट्स रहेंगे, और उसके अंदर जो वैल्यू रहेगी वो आइटम्स रहेंगे। इसमें नो जॉइंट रिलेशनशिप, स्कीमा लेस, स्कीमा नहीं रहेगा। प्राइमरी की रिक्वायर्ड, इसमें एक जो प्राइमरी की रहेगी दैट शुड बी यूनिक, मतलब जो नेम रहेंगे वो यूनिक रहेंगे। अब यहाँ पे आइटम में आप देख सकते हो, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू जॉन डो, जो नाम है बंदे का, वो यहाँ पे टैग और वैल्यू के साथ यहाँ पे चीज़ें डाली हो। डी ओ भी यहीं पर ही है। और जो ट्रेडिशनल जो सीक्वल डेटाबेस रहते हैं उसमें क्या होता है, यहाँ पे नेम रहता है, यहाँ पे उसकी वैल्यू रहती है, लेकिन यहाँ पे जो टैग और उसकी वैल्यू है वो सेम आइटम में दिए हुए हैं इस तरीके से। और सेकेंडरी इंडेक्सेस भी यहाँ पे रहता है। तो जैसे कोई डेटाबेस, कोई रिलेटेड डेटाबेस हम लोग को सर्च करना है, तो प्राइमरी की और सेकेंडरी इंडेक्स के साथ में हम सर्च करते हैं। जैसे कि नेम होना चाहिए ये, और डी ओ भी होनी चाहिए ये, इस तरीके से हम लोग उस डेटाबेस में सर्च कर सकते हैं। नो डेटा, नो टेबल साइज लिमिट, कितना भी बड़ा टेबल हो सकता है, बट जो आइटम रहेगा इसके अंदर, जो आइटम रहेगा उसका साइज होगा 400 KB के तक इसका आइटम रहेगा। नाउ लेट्स गो एंड लॉन्च डायनामो डीबी। ठीक है, डायनामो डीबी के लिए फ्री टियर हम लोग रेफर करेंगे। तो डायनामो डीबी का जो फ्री टियर वाला जो पेज है AWS का, इस सेज कि AWS free tier enable you to gain free hands-on experience with the AWS service. Following DynamoDB benefits include as per free tier. तो calculate monthly on per region per pair count basis, 25 GB of data store मिलता है इसमें, 2.5 million stream read request from DynamoDB streams, 1 GB of data transfer। ये इतना फ्री मिलता है फ्री टियर अकाउंट के लिए। ठीक है, मंथली हम लोगों को इतना मिलता है, और उसके बाद में जब फ्री टियर ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसके साथ हम लोगों को पेमेंट देना पड़ता है। लेट्स गो एंड क्रिएट डायनामोडीबी। तो ये रेडशिफ्ट हम लोगों का अभी रेडी हो गया है, रेडशिफ्ट अवेलेबल दिखा रहा है, और इसका CPU यूटिलाइजेशन है 45%। तो हैवी एप्लीकेशन। अब ये हम यहाँ पे जाते हैं, डेटाबेस का नाम डालते हैं स्टूडेंट, डेटाबेस यूज़र था हमारा एडमिन, और पासवर्ड था हमारा पासवर्ड 1। ठीक है, कनेक्ट विद टेम्पररी पास, ओके, टेम्पररी पासवर्ड का भी ऑप्शन है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे देखो आप कितने सारे स्कीमा कैसा है इसका। ये दिस इज स्कीमा फॉर रेड शिफ्ट की बात कर रहे हैं, बट डायनामो डीबी में कोई स्कीमा नहीं रहता है। यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे क्वेरी हमें देना पड़ेगा, तो डेटाबेसेस, तो डेटाबेसेस तो यहाँ पे कुछ हमने दिखा नहीं रहा है। आई डोंट नो हाउ टू यूज़ रेड शिफ्ट, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, बट हमने यहाँ पे आज बनाया है, बट इसको अब हम लोग को डिलीट करना है। तो एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा डेटा वेयर हाउसिंग का, तो आप ये इस तरीके से बना के यहाँ पे क्वेरी वगैरह फायर करके आप टेस्ट कर सकते हैं। बट ये इसका कमांड है या नहीं आई डोंट नो। मैंने SQL वाला कमांड यहाँ पे फायर किया, बट ये बोल रहा है कि इनवैलिड ऑपरेशन, सिंटैक्स एरर और डेटा बेसिस पोजीशन 6, तो इसमें कुछ उसे नहीं मिल रहा है, तो इज़ अ रॉन्ग क्वेरी। तो हम लोग ज़्यादा इसमें R&D नहीं करेंगे, और सीधा जाके क्लस्टर को मैं डिलीट कर रहा हूँ। CPU यूटिलाइजेशन देखो 4% पे आ गया, सीधा डाउन। यहाँ पे इसका ग्राफ भी दिखा रहा है। एक्शन में जाके मैं बोल रहा हूँ डिलीट, क्रिएट फाइनल स्नैपशॉट, नो। ये अगर आप सिलेक्ट करते हो तो एक स्नैपशॉट बन के बैकअप बन जाता है उसका, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, और सीधा डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे स्टेटस आ गया डिलीटिंग द क्लस्टर, और मैंने कन्फिग में जाके सबनेट क्रिएट किया था,
इस सबनेट को भी मैं डिलीट करूँगा। तो पहले ये क्लस्टर को डिलीट होने देते हैं और उसके बाद में इसको डिलीट करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू DynamoDB में। DynamoDB में आ जाते हैं और इसको बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट टेबल। तो ये टेबल होता है। क्रिएट DynamoDB टेबल विथ फ्यू क्लिक्स, जस्ट स्पेसिफाई द डिजायर्ड रीड्स एंड राइट थ्रूपुट फॉर योर टेबल एंड DynamoDB हैंडल्स द रेस्ट। सिर्फ आपको बाकी चीज़ वो इज़ अ फुल्ली मैनेज सर्विस, तो बाकी चीज़ वो देख लेगा। तो यहाँ पे मैं जैसे टेबल का नाम डालता हूँ स्कोर बोर्ड, ठीक है, स्कोर बोर्ड ऐसा कुछ तो भी नाम हम दे देते हैं स्कोर बोर्ड। और प्राइमरी की यहाँ पे जैसा हम लोग डालते हैं कॉइन्स, और सेकेंड अगर हम लोगों को देना है पॉइंट्स, ऐसा कुछ डाल देते हैं। और ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे नो सेकेंडरी इंडेक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोविजन कैपेसिटी फॉर 5 रीड्स एंड 5 राइट्स, बेसिक अलार्म्स 80% अपर थ्रेशोल्ड। तो इसमें SNS टॉपिक आप सेट कर सकते हैं। 80% के ऊपर अगर इसका यूसेज जाएगा तो आपको मैसेज आएगा कि 80% तक इसका यूज़ हो गया है। एनक्रिप्शन एट रेस्ट विद डिफ़ॉल्ट एनक्रिप्शन टाइप, तो एनक्रिप्शन इनेबल होता है अगर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ आप, तो हम लोग उसी के साथ जाएंगे और इसको बोलेंगे क्रिएट। तो मेरा टेबल इज़ बीइंग क्रिएटेड, मेरा टेबल बन गया। स्कोर बोर्ड का नाम का एक टेबल मेरा यहाँ बन गया है और ये सारी डिटेल्स है यहाँ पे। ये जो ARN, अब यहाँ पे जो ARN दिया हुआ है, यही ARN हम लोग यूज़ करते हैं एप्लीकेशन के साथ लिंक करने के लिए। जो भी हमारा गेमिंग एप्लीकेशन रहेगा उसके साथ ये ARN हम लोग सेट कर देंगे, तो जो भी डेटाबेस आएगा वो इस डेटाबेस के अंदर सेव होगा। और जो भी रीड राइट जो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन के थ्रू आएगी वो यहाँ से रीड राइट की जाएगी। आइटम्स में जाके देखेंगे और यहाँ पे अगर सर्च करेंगे जो भी वैल्यू, यहाँ अभी तो इसमें कुछ है नहीं, जस्ट टेबल बना है, इसके अंदर कुछ है नहीं। जैसे वैल्यू आएगी तो यहाँ पे हम लोग सर्च करके देख सकते हैं। ये इसका मैट्रिक्स है मॉनिटरिंग के लिए। अलार्म्स, ये 2 अलार्म्स यहाँ पे बन गए हैं इनसफिशिएंट डेटा के लिए, जैसे रीड कैपेसिटी और राइट कैपेसिटी। अगर कोई 80% के ऊपर अगर जाएगा तो वो नोटिफाई करेगा, जो हमने डिफ़ॉल्ट ऑप्शन लिया था। कैपेसिटी यहाँ पे देखो, ये दोनों 5 कैपेसिटी ऑलरेडी सेट हो गई है। इंडेक्सेस देख सकते हैं, ग्लोबल टेबल यहाँ पर ही देख सकते हैं। बैकअप कुछ हमने सेट किया नहीं है इसके लिए। तो ये सारा इसका ओवरव्यू था। हम लोग बोलते हैं डिलीट टेबल। और क्रिएट बैकअप बिफोर डिलीटिंग, ये एक ऑप्शन दे रहा है, तो ये नहीं करेंगे और सीधा हम लोग डिलीट कर देंगे। बिकॉज अगर मैं रहने दूंगा तो फिर वो चार्जेस मुझे लग सकते हैं। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप टेबल बनाओ, देखो, चेक करो और उसके बाद उसको एज इट इज़ डिलीट कर दो। तो DynamoDB में मैं अगर जाता हूँ तो अब DynamoDB में कोई भी डेटाबेस नहीं है। रेडशिफ्ट में हमारा डेटाबेस था, वो हम लोग चेक कर लेते हैं डिलीट हुआ या नहीं। तो रेडशिफ्ट ये डेटाबेस डिलीट हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे कॉन्फ़िग और सबनेट ग्रुप, जो हमने सबनेट बनाया था उसको भी हम लोग डिलीट कर देते। डिलीट, ऑलराइट। तो फिर डैशबोर्ड में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे सब 0 दिख रहा है, कुछ भी अभी बना नहीं है, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ आप ये चेक कर लो, स्नैपशॉट। अगर ये स्नैपशॉट इसने बना लिया है और इसने सेव करना स्टार्ट कर दिया स्नैपशॉट, तो वो चार्जेस आपको लग सकते हैं। ये फ्री टियर में नहीं आता है, स्नैपशॉट आप बना के बैकअप रख रहे हैं, तो ये आप ज़रूर चेक करना, ठीक है। लेट्स मूव टू स्लाइड अगेन। The next type of database is Elastic Cache. So why we use Elastic Cache? Elastic Cache क्या होगा, जैसे कि कोई एक एप्लीकेशन है आपका एंड इज कनेक्टेड टू द डेटाबेस, और
कर रहे हो, राइट? वो एप्लीकेशन आपका डेटाबेस से डेटा उठा रहा है, बट उसका जो कनेक्टिविटी है वो आपको बहुत स्लो मिल रही है। तो इन दैट केस यू कैन सेलेक्ट इलास्टिक कैश। तो इलास्टिक कैश क्या करेगा, इट विल सिट्स बिटवीन बोथ योर मशीन एंड योर एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस, और वो डेटाबेस को पुल करके उसके मेमोरी में रखेगा और वहाँ से फिर वो आपको सर्विस सर्व करता रहेगा। तो उससे क्या होगा, जो स्पीड है उसकी रिट्रीव करने की, डेटाबेस रीड राइट स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। तो ये उस तरीके का डेटाबेस, ये एक्चुअली डेटाबेस नहीं है, बट इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस टू सर्व द डेटाबेस वेरी फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है, जैसे इंटरनेट स्केल एप्लीकेशन है एक, ओके, वो रेट टाइम एप्स इन गेमिंग या फिर रियल हेलिंग, मीडिया स्ट्रीमिंग, डेटिंग, ये कोई भी वेबसाइट हो सकती है। तो उसमें क्या हो रहा है, वो डेटाबेस को सर्व कर रहा है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल है, जैसे रियल टाइम ट्रांजैक्शन, बीआई एनालिटिक्स, ये लोग डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। तो इट इज गोइंग थ्रू अमेजोन इलास्टिक कैश विच इज ब्लेजिंग फास्ट इन मेमोरी डेटा स्टोर फॉर डेटाबेस कैश मैसेज ब्रोकर एंड दिस इज अ मैसेज ब्रोकर, लेना देना कर रहा है डेटा फ्रॉम द डेटा, क्यों स्टोर एम्फेरल डेटा इन मेमोरी फॉर सब मिली सेकेंड रिस्पॉन्स। तो बहुत ही कम समय में वो रिस्पॉन्स देता है। तो इट इज़ फुल्ली मैनेज सर्विस। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू गो एंड परचेज द सर्विस, और सारा कुछ जो भी इसका बिहाइंड जो सीन है वो AWS मैनेज करेगा। इन मेमोरी डेटा स्टोर, ठीक है, इन मेमोरी डेटा स्टोर इन द क्लाउड। तो ये जो डेटा है ये मेमोरी के अंदर रहेगा, इज नॉट अ disk storage, is a memory kind of storage. Boost the performance of your existing database by retrieving data from high throughput and low latency. Latency को कम करके आपको ज़्यादा थ्रूपुट देगा। लेटेंसी आपकी ज़्यादा रहेगी तो आपका थ्रूपुट कम होता जाएगा। तो लेटेंसी को कम करके थ्रूपुट आपको देने की कोशिश करते हैं। इन मेमोरी डेटा स्टोर है, तो डेटाबेस जो रहेगा ये मेमोरी से रिट्रीव करके दिया जाएगा। Amazon Elastic Cache is a popular choice for real-time use case like caching, session stores, gaming, real-time analytics and queuing। तो ये जितने टाइप्स के जो रिक्वेस्ट है या एप्लीकेशन है उनके साथ ये फेमस है, इज अ पॉपुलर चॉइस। तो आप जब भी इस तरह के एप्लीकेशंस बनाए तो आप इलास्टिक कैश सर्विस यूज करें, सो दैट कि यू विल गेट better connectivity with the database. Amazon Elastic Cache offer fully managed Redis and Memcached। तो ये दो तरह के हैं इसमें, इलास्टिक कैश दो तरह के, एक Redis और एक Memcached। तो ये Redis वाला जो इलास्टिक कैश है ये Redis काइंड ऑफ डेटाबेस के लिए यूज़ होता है। Redis एक बहुत पॉपुलर डेटाबेस है, तो उसके लिए ये यूज़ होगा Redis वाला इलास्टिक कैश। और मोस्ट डेटा डिमांडिंग एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्ड सब मिली सेकेंड रिस्पॉन्स टाइम। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देता है ये, सब मिली सेकेंड में रिस्पॉन्स देके आपका स्पीड बढ़ा देता है एप्लीकेशन का फॉर डेटा रिट्रीवल। नाउ डेमो फॉर इलास्टिक कैश, तो ये देखते हैं। तो इलास्टिक कैश का जो फ्री टियर जो इसका यूसेज है उसमें वो बोलते हैं कि आपको AWS फ्री यूसेज में आपको 750 आवर्स पर मंथ फ्री देंगे, फ्री टियर अकाउंट के लिए। और उसमें जो इंस्टेंस आप यूज़ करोगे वो T1 माइक्रो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट एक्चुअली यहाँ पे T2 आपको दे रहा है वो। तो T2 माइक्रो आप यूज़ करके यूज़ कर सकते हो 750 आवर्स के लिए। सो द एक्सपांडेड फ्री टियर यूसेज with Elastic Cache T1 Micro Cache node is available today in all region। तो ये इनकी एक न्यूज़ है 2013 में रिलीज हुई थी। तो ये उस टाइम में T1 दे रहे थे, बट अभी हम लोगों को T2 वो दे रहे हैं। ठीक है, लेट्स गो टू कंसोल एंड क्रिएट। आपको जाना है सर्विसेज में और यहाँ पे टाइप करना है इलास्टिक कैश। So Elastic Cache is a web service that make it easy to launch, manage and scale distributed in memory cache in the cloud। तो यहाँ पे इसको क्लिक करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, क्लस्टर इंजन कौन सा लेना है आपको। तो Redis भी है और Memcached भी है। तो Redis में इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर स्टोर यूज एज डेटाबेस कैश एंड मैसेज ब्रोकर।
Elastic Cache for Redis offer multi-AZ with auto failover and enhanced robustness. ठीक है, Memcached मैं यहाँ select कर रहा हूँ, high performance distributed memory object caching system intended for use in speeding up the dynamic web application. तो आपका कोई dynamic web application है, उसके लिए आप Memcached यूज़ कर सकते हो. उसका कोई भी नाम दे दो, my mem ऐसा मैं दे देता हूँ नाम, और जो इंजन सपोर्ट कर रहा होगा आपके एप्लीकेशन के लिए वो इंजन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है. ये इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, लेकिन बट आपको कोई रिक्वायर्ड पोर्ट है वो आप डाल सकते हो. पैरामीटर ग्रुप में डिफ़ॉल्ट ही है ये. अब यहाँ पे नोट टाइप जो है यहाँ पे हम लोगों को लेना है T2 में जाके T2 माइक्रो. ये वाला फ्री टीयर में 1 मंथ्स के लिए हम लोग को फ्री देते हैं. नंबर ऑफ नोट्स आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो एज पर योर साइज ऑफ एप्लीकेशन एंड द रिक्वायरमेंट एंड द साइज ऑफ योर यूज़र जो है आपके, उनके हिसाब से आप यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स बना सकते हो. ठीक है, तो 20 तक आप नोड बना सकते हो. एडवांस सेटिंग एज इट इज़ हम लोग रहने देंगे और यहाँ पे हम बोलेंगे क्रिएट. तो ये यहाँ पे मेमकैश नाम का मेरा ये डेटाबेस बन जाता है. और फिर इसके डिटेल सेक्शन में हम लोग जाएंगे, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, तो यहाँ पे हमें ARN मिल जाएगा और वो ARN हम लोग हमारे एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं. अभी ये बन रहा है तो यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल नहीं है. स्टिल इन क्रिएटिंग स्टेट. ओके, तो ये देखो आपको डिटेल मिल रही है, धीरे धीरे सब बनता जा रहा है. So as an AWS administrator, this is very important topic for you to understand what kind of databases are available in AWS, and as per requirement, as per need, which kind of application your team, your organization is using, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट करना चाहिए. तो इन माय ऑर्गेनाइजेशन वी आर यूजिंग RDS अरोरा. तो अरोरा हम लोग यूज़ करते हैं एंड हम लोग मल्टी एजी ऑप्शन चूज़ करते हैं. तो एज पर योर नीड आप MySQL भी ले सकते हो, एंड दिस इज़ वेरी एसेंशियल सर्विस, तो आपको लेना ही है. अगर आपके कंपनी ने डिसाइड किया है कि आपको डेटा जो भी है क्लाउड सर्विस यूज़ करनी है, तो आप EC2 क्लस्टर, EC2 इंस्टेंस लोगे, उसमें एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे, और जो आपका डेटाबेस रहेगा वो आपके इस सेक्शन में जाके, डेटाबेस सेक्शन में जाके आप जो रिक्वायर्ड डेटाबेस है वो चूज़ करोगे और उसको आपके EC2 इंस्टेंस के साथ में कनेक्ट करके आप आपका डेटाबेस उसमें स्टोर करोगे. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट मल्टी एजी एनवायरनमेंट, बिकॉज ये जो डेटाबेस यहाँ पे स्टोर हो रहा है, दिस डेटाबेस इज जनरेटिंग फ्रॉम द यूज़र. ये आप नहीं बना रहे हो, ये डेटाबेस आपका आ रहा है, बन रहा है. ठीक है, तो ये अगर लूज़ होता है तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, सब लूज़ हो जाएगा. एक बार में हम लोग EC2 इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय करके एप्लीकेशन फिर से डिप्लॉय कर सकते हैं, बट ये जो डेटा है, जो डेटाबेस जनरेट हो रहा है, यूज़र से आ रहा है हमारा डेटा, ये हम लोग वापस नहीं बना सकते. तो ये जो डेटाबेसेस है, इसका आप खुद एक मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट करो, बैकअप लो, स्नैपशॉट बैकअप ऑटोमेटेड करो. तो इसलिए ये सारे ऑप्शंस इसके साथ अवेलेबल है. बट अगेन, आप अगर बैकअप नहीं लेते हो, आप मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट नहीं करते हो, बट फिर भी AWS के पास में मल्टी एजी रेप्लिकेशन होता है. अगर एक एजी में कुछ फॉल्ट आए तो दूसरे एजी से वो मिलता है. बट अगेन इन सेफर साइड यू शुड क्वाइट कस्टमर, लाइक तुम इसका रेप्लिकेशन बनाओगे, मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट करोगे और बैकअप भी लोगे. तो ये सारा आपकी तरफ से डिसीजन होना चाहिए टू मेक इट सिक्योर. और सिक्योरिटी के लिए आप एनक्रिप्शन इनेबल करो, सिक्योरिटी ग्रुप प्रॉपरली बनाओ विथ पर्टिकुलर पोर्ट ओपन, जैसे कि 3306 फॉर MySQL, ये सारे पोर्ट आप प्रॉपरली ओपन करो, बाकी सारे पोर्ट बंद करो. और एक जो सिक्योरिटी ग्रुप रहेगा, सपोज ये वाला जो मेरा डेटाबेस है, ये डेटाबेस के लिए मैंने जो भी सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, तो वो वाला जो सिक्योरिटी ग्रुप बनेगा
वो अलाउ करेगा सिक्योरिटी ग्रुप विच इज अटैच टू योर एप्लीकेशन वाला मशीन, EC2 इंस्टेंस, उसके ही सिक्योरिटी ग्रुप को आपका डेटाबेस वाला सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ करे। ऐसी सेटिंग आपको करना है, सो दैट कि आपका जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वही इस डेटाबेस को एक्सेस कर पाए, बाकी कहीं से ये एक्सेस नहीं होना चाहिए। एंड दिस डेटाबेस शुड बी इन द प्राइवेट सबनेट, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होना चाहिए, पब्लिक आईपी इसको असाइन नहीं होना चाहिए, पब्लिक सबनेट में इसको आपको रखना नहीं है। दिस शुड बी टोटली प्राइवेट, डेटाबेस का प्रोविजनिंग पूरा प्राइवेट नेटवर्क में ही होना चाहिए, सो दैट तो फिर आपका डेटाबेस सिक्योर रहेगा। बिकॉज अगेन वही जो मैं बोल रहा था कि ये डेटाबेस अगर लूज होता है तो आपका सब कुछ लूज हो जाएगा, क्योंकि ये डेटा यूजर के साइड से आपको आ रहा है, या आप नहीं बना रहे हो, राइट। तो यहाँ पे ये डेटाबेस मेरा बन गया। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन एंड पॉइंट जो लिखा है ना, यही एंड पॉइंट हम लोग यूज़ करते हैं टू कनेक्ट योर एप्लीकेशन। नोड एंड पॉइंट, ये जो एंड पॉइंट है ये हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारा एप्लीकेशन जो रहेगा वहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी के लिए। नाउ गो एंड डिलीट इट। डिलीट। तो आप ये मेक श्योर करो कि आप जो भी बना रहे हो उसको आप डिलीट करते जाओ, सो दैट कि अनवांटेड चार्जेस आपको ना देना पड़े। बैकअप्स में जाके चेक कर लिया करो, कुछ बैकअप्स तो नहीं ले लिया उसने, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग कभी कभी डिलीट करने के चक्कर में देखते नहीं है और बैकअप ऑप्शन सेलेक्टेड रहता है और वो बैकअप ले लेता है। तो ये सारे सेक्शन में आप जाके देखो। अब ये जो पैरामीटर ग्रुप है ये बना रहा था बैकग्राउंड में, वो दिखा रहा है। डैशबोर्ड में आप जाओगे तो मेम कैच एक बना हुआ है, सबनेट ग्रुप एक बना हुआ है। सबनेट ग्रुप में ये सबनेट ग्रुप आप डिलीट करना पड़ेगा आपको। तो लेट इट बी डिलीटेड फर्स्ट।